इस शख्स की बात सुनकर चंद लम्हों के लिए तो मैं गुंग ही रह गया। पल भर में ही आने वाले हालात की एक झलक ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए। दियारे गैर में गिरफ्तार होने वाले फिर मुश्किल से ही दोबारा सलाखों से बाहर निकल पाते हैं। सेठ हामिद जैसे शख्स से कुछ भी तवक्को की जा सकती थी। हो सकता है इसने हमेशा के लिए मेरा बंदोबस्त करने की गर्ज से मुझे जाली वीज़ा ही लगवा कर दिया हो। मैंने हमेशा इसकी आंखों में अपने लिए एक अजीब सी नफ़रत देखी थी। ये वैसी नफ़रत नहीं थी जो बाकी सारे लोग मेरी बदसूरती की वजह से मुझसे महसूस करते थे। ये अदावत कुछ अलग ही थी। मुझे याद है जब मैं अपना वीज़ा लगा पासपोर्ट सेठ हामिद के दफ्तर से उठाने के लिए गया था तो इसने अजीब से नज़रों से मुझे देखते हुए कहा था, लुबना तुम्हारी शायरी की बड़ी आशिक है। सच पूछो तो अगर मैंने तुम्हें देख न रखा होता तो ज़रूर तुम्हें अपने रकीबों में शुमार कर लेता। अब मैं इसे क्या बताता कि रकीब होना मेरा नसीब होता तो फिर बात ही क्या थी। मगर बहरहाल सेठ हामिद मेरे अल्फाज का रकीब तो था और इसके लिए इतनी रकाबत भी काफ़ी थी शायद। मैं चुपचाप खड़ा अपनी गिरफ्तारी का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक वो शख्स जोर से हंस पड़ा। ओ यार, तुम संजीदा ही हो गए। मुझे पहचाना नहीं? रफ़ीक हूँ मैं, उस्ताद मस्ताने का दूर का भांजा। मैंने चौंक कर गौर से दोबारा इसे देखा। उस्ताद के बताए हुए हुलिये से तो यकसर मुख्तलिफ था। रफ़ीक मेरी उलझन समझ गया। अरे यार, उस्ताद ने मुझे 15 साल पहले देखा था जब मैं फीका हुआ करता था, एक कमज़ोर लागर और नकारा सा मुँह सोरता लड़का। मगर यह दुपई है प्यारे, अच्छे अच्छों की काया पलट देता है। अब मुझी को देख लो। रफ़ीक ने जेब से अपनी और उस्ताद की एक साथ खींची हुई पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर निकाली। वो वाकई बहुत बदल गया था। अरबी लिबास, ऊंचा कद, भरा हुआ जिस्म और रंगत। कौन कह सकता था कि वही पुराना फीका है जो चंद साल पहले पाकिस्तान से दुबई के इस सहरा में किस्मत आजमाई के लिए उतरा होगा। मैंने शिकायत की, बहुत अच्छा इस्तकबाल किया तुमने, जान ही निकाल कर रख दी मेरी। वो ज़ोर से हंसा। माफ़ करना यार, मजाक अपनी पुरानी आदत है। वैसे तुम एयरपोर्ट के इस कोने में जिस तरह सहमे और डरे हुए छुपे खड़े थे, तुम्हें देखकर कोई भी ये सोच सकता था कि तुम गैर कानूनी तरीके से दुबई आए हो। हम दोनों गेट नंबर 17 के सामने वाले बड़े स्टूल के पास खड़े थे। दुबई आने से पहले फ़ोन पर रफ़ीक के साथ यही जगह मिलने के लिए तय हुई थी। एयरपोर्ट पर एक ना ख़त्म होने वाली भीड़ थी, भांत भांत के लोग, मर्दो ज़न का एक सैलाब, जहाँ किसी को किसी की तरफ देखने या इस पर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं थी। हर कोई अपने आप में गुम किसी अनजानी मंजिल की तरफ रवां था। मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। खुद को गुम कर देने के लिए हमेशा किसी जंगल या वीराने की ज़रूरत नहीं होती। इंसानों का हजूम भी खुद को खो देने के लिए बड़ा कारआमद साबित होता है। रफ़ीक मेरे मना करने के बावजूद मेरा सामान उठाकर एयरपोर्ट से बाहर निकल आया। वो मुझसे उम्र में 3-4 साल ही बड़ा होगा, मगर इस वक्त वो मेरे लिए एक मुकम्मल बुज़ुर्ग का रूप धारे मुझे मुख्तलिफ नसीहतें कर रहा था। यहाँ के अरबी लोग बड़े मगरूर, उजाट और जाहिल होते हैं। इन्हें खुद को दूसरों से बरतर समझने का खब्त है, इसलिए इनके मुंह लगने से परहेज़ करना, वरना ये अपने बंदे का कसूर होते हुए भी तुम ही को खतावार समझेंगे और अगले जहाज़ में बिठाकर तुम्हें वापस पाकिस्तान रवाना कर देंगे। मुझे भी एक उम्र हो गई है इनके ये नाज नखरे उठाते और इनका ये खिब्त बर्दाश्त करते। गाली इनकी ज़ुबान पर आते देर नहीं लगती और अपने अलावा दूसरी सभी अक़वाम को ये अपना खादिम तसव्वुर करते हैं। ख़ास तौर पर हम मज़दूर तबका लोगों को तो हर पल इनका ग़ुलाम बनकर यहाँ गुजारा करना पड़ता है। लिहाजा दिमाग हमेशा ठंडा रखना। रफ़ीक न जाने क्या कुछ कहता रहा और मैं हैरत से सहरा में सजे इस शहर को देखता रहा, जिसे देखकर न जाने क्यों मुझे पहली ही नज़र में ये एहसास हुआ था जैसे चंद बद्दुओं ने सहरा में चलते चलते कुछ देर खेल तमाशे के लिए ऊंची इमारतों और कुशादा सड़कों का ये मेला सजाया है। अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी तो वो बद्दू अपने खैमों समेत ये नकली शहर भी उखाड़ कर चलते बनेंगे। जैसे साहिल पर खेलने वाले बच्चे दिन भर गीली रेत से घरौंदे बनाकर इन्हें खुश करते हैं और फिर शाम को जब इनकी माएँ वापसी के लिए आवाज़ लगाती हैं तो वो जाते जाते पैरों से अपना ही बनाया शहर मिस्मार करके चले जाते हैं। मुझे दुबई भी ऐसे चंद शरारती बच्चों का बनाया हुआ आर्जी सा शहर लग रहा था। रफ़ीक मुझे जिस आलीशान और लंबी सी गाड़ी में लिए चौड़ी सड़कों पर तेज़ी से दौड़े जा रहा था, मैंने इस गाड़ी के डैशबोर्ड पर हाथ फेर कर रफ़ीक से कहा, गाड़ी तो बड़ी कमाल है, अपनी है या? रफ़ीक ने ज़ोरदार कहका लगाया, फ़िलहाल नहीं, मगर एक दिन अपनी भी हो जाएगी। मेरे मालिक की गाड़ी है प्यारे, हम तो सिर्फ ड्राइवर हैं, मालिक की ड्राइवरी करके रोज़ी कमाते हैं। गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई किसी रिहायशी इलाके में दाखिल हो गई, जहाँ ऊंची ऊंची इमारतों में बहुत सारे छोटे फ्लैट्स बने हुए थे। रफ़ीक इसी इलाके में रहता था। हम इसके छोटे से मगर साफ़ सुथरे फ्लैट में दाखिल हुए
तो इसने फ़ौरन चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया। फ्रिज में खाने पीने का सारा सामान पड़ा है, खाना गर्म करके खा लेना। मुझे कुछ देर में वापस जाना होगा। मालिक से सिर्फ 2 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूँ, रात को बाकी बातें होंगी। रफ़ीक लपक झपक चाय की पूरी प्याली 2 घूंट में हलक से उतार कर वहाँ से चलता बना। बहुत खुले दिल का लड़का था रफ़ीक, बिल्कुल उस्ताद मस्ताना की तरह। मुझे वो सब याद आए तो मैं एकदम उदास हो गया। मैंने ज़िंदगी में कभी घर से बाहर और इतनी दूर वक्त नहीं गुजारा था। हम इंसान भी कितने ज़ूद फरामोश होते हैं। ज़रा सी दूरी हमें माजी का हर अज़ाब भुलाकर फिर इसी माजी को याद करके आहें भरने पर मजबूर कर देती है। जब मैं अपने घर में था तब भी वहाँ मैंने कौन से अच्छे दिन देखे थे, मगर आज चंद हज़ार मील का फासला तय करते ही मुझे इसी घर और अपनी गलियों की याद सताने लगी थी, जहाँ मुझे हर पल किसी नई ज़िल्लत का सामना रहता था। जब एक दिन हमें ये सब कुछ छोड़ ही जाना होता है तो फिर हम इन दरो दीवार, रास्ता, शजर और आसपास के माहौल और रिश्तों से इतना जुड़ क्यों जाते हैं कि ज़रा सी दूरी खुद हमें तोड़ कर रख देती है। ये दुनिया अगर आर्जी पड़ाव है तो अपने साथ आर्जीपन का एहसास लेकर क्यों नहीं आती। अगले 1-1.5 हफ्ते में रफ़ीक ने भाग दौड़ करके मुझे एक तामीराती कंपनी के ज़रिए काम पर लगवा दिया। फ़िलहाल मेरे पास 3 माह का काम करने का वीज़ा था, मगर रफ़ीक ने वादा कर रखा था कि वो अपने मालिक से मेरी सिफारिश करवा कर इसे साल भर के वीज़े में तब्दील करवा देगा, और अगर मैंने मेहनत और ईमानदारी से अपना काम जारी रखा तो इस मुद्दत में साल ब साल तोसी भी होती रहेगी। मुझे एक ज़ेर तामीर इमारत की 15वीं मंजिल में वेल्डिंग प्लांट पर काम करने की मजदूरी मिली थी। मैं और रफ़ीक सुबह सवेरे अपने अपने कामों पर निकल जाते और रात गए हमारी वापसी होती तो आम तौर पर हम दोनों ही थकन से इस कदर चूर होते कि हमें बात करना भी किसी भारी बोझ उठाने की मानद लगता था। महीना भर बाद जब मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। अपने मुल्क की साल भर की कमाई से भी कुछ ज़्यादा रुपए मेरी मुट्ठी में बंद थे, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन पैसों का करूँगा क्या। इस रोज़ रफ़ीक को भी तनख्वाह मिली थी, लिहाजा शाम को इस खुशी में वो मुझे दुबई दिखाने के लिए अपने मालिक की गाड़ी मांग लाया। दुबई की ढलती शाम में तब्दील होती रात, रंग और नूर की बरसात, हर चेहरा धुला हुआ, हर इमारत जगमगाती सी, चमकते रास्ते और खुशियों से सरशार जोड़े, बाहों में बाहें डाले, इस दिलरुबा शहर की एक और शाम से ज़िंदगी के जाम कशीद करते हुए खुशनसीब लोग। ज़िंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, इस बात का एहसास मुझे इस शाम हुआ। हर सांस से ज़िंदगी निचोड़ लेने को जीना कहते हैं, मगर हम जैसे मुर्दा दिल क्या खाक किया करते हैं। रफ़ीक ने मुझे यूं गुमसुम बैठे देखा तो चुप न रह सका। क्या बात है शहज़ादे, कहाँ खो गए हो? दुबई देखो, शहर की रौनकें देखो, मैंने चिढ़कर इसे जवाब दिया। एक तो तुम मुझे ये शहज़ादा ना कहा करो, मुझे लगता है बाकी सब की तरह तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। रफ़ीक ने मुझे गौर से देखा। तुम तो वाकई बुरा मान गए। अच्छा चलो, मैं तुम्हारा दिल बहलाने के लिए दुबई के सबसे बड़े क्लब में लिए चलता हूँ। वैसे तो वहाँ का दाखला टिकट ही हम दोनों की साल भर की कमाई से ज़्यादा का है, मगर मेरे मालिक की वजह से हमसे कोई टिकट का नहीं पूछेगा। मैंने हैरत से रफ़ीक को देखा। क्यों, तुम्हारे मालिक की जान पहचान है क्लब वालों से? रफ़ीक ज़ोर से हंस पड़ा। अरे नहीं, वो क्लब भी मेरे मालिक का ही है। न सिर्फ ये क्लब बल्कि ऐसे न जाने कितने क्लब और होटल हैं मेरे मालिक की कंपनी के पास, कोई हिसाब नहीं है इसकी दौलत का। कहते हैं कि आज अगर वो अपना हर काम और कारोबार बंद करके हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए और आइंदा सारी ज़िंदगी रोज़ाना लाखों दिरहम उड़ाता रहे, तब भी इसकी नस्लें ता क़यामत ऐश करती रहेगी। रफ़ीक अपने मालिक के बारे में बताता रहा और गाड़ी साहिल किनारे दौड़ती हुई एक अजीम शान क्लब में दाखिल हो गई। मेरे लिए यह सब कुछ एक तिलिस्म जैसा था। कई मंजिला इमारत के लिए हर मंजिल पर कार पार्किंग बनाई गई थी और हर मंजिल किसी अलग खेल या तफरीह के लिए मखसूस थी। इमारत के अंदर ही होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, गोल्फ और स्नूकर क्लब्स, शॉपिंग प्लाजा, सिनेमा थिएटर, जुए खाने, बार, रक्स गाहें, कैफ़े और न जाने क्या कुछ आबाद था। क्लब क्या था, पूरा एक शहर था जिसे 50 मंजिला इमारत में समो दिया गया था। छत पर फल्की निज़ाम और मुख्तलिफ सियारों और सितारों को देखने वाला एक पूरा हाल बनाया गया था, जहां बड़ी बड़ी देव हैकल दूरबीनों के ज़रिए चांद सितारों का मुआयना किया जा सकता था। इंसान की हवस भी लामहदूद है। सारी ज़मीन तस्खीर करने के बाद अब इसकी नज़र चांद और सितारों पर रहती है। अच्छा है कुदरत ने हर इंसान की तबीई ज़िंदगी और मौत का एक पैमाना मुकर्रर कर रखा है, वरना इस हज़रत इंसान से कुछ बाइद नहीं था कि वो फलक और फर्श को मिलाने वाली कोई लिफ्ट ईजाद करके खुद अपना हिसाब किताब करवाने अर्श पे जा उतरता। क्लब में नौजवान जोड़ों की बहुतात थी।
पब और बार इतने पुरहजूम थे कि दिल धरने को जगह न थी। युए खानों और बड़े किसीनों के बाहर इंतज़ार करने वालों की लंबी कतारें हाथ में टोकन लिए खड़ी थीं। मैंने रफ़ीक से जब इस हैरत का इजहार किया कि ये क्लब तो किसी तौर पर एक इस्लामी मुल्क का हिस्सा नहीं लग रहा, तो रफ़ीक ने हस्बे मामूल एक जानदार कहका लगाया और सर झटक कर बोला, इस्लामी मुल्कों में क्लब नहीं हुआ करते। दुबई एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ तुम्हें हर मज़हब का पैरोकार मिलेगा। ये अब इस पैरोकार की मर्जी है कि वो अपने मज़हब को किस हद तक बरतता है। आबिद और जाहिदों के लिए मस्जिदें खुली हैं और रिंदों के लिए शराब खाने। वो कहते हैं ना, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। तो बस वही मामला यहाँ भी है। क्लब की हर मंजिल पर हुस्न का जलवा इस कसरत से बिखरा हुआ था कि इसे अपनी महदूद बसारत में समेटना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। रफ़ीक मुझे कैसीनो के अंदर ले गया और मैं वहाँ पैसे की रेल पेल देकर चकरा ही तो गया। मज़हब इंसान को जिस चीज़ से मना करता है, जाने इस अमल को कुदरत इंसानों के लिए इसी कदर पुरकशिश क्यों बना देती है। शायद यही गुनाह और सवाब का बुनियादी फ़लसफ़ा है और इसी जबर पर सज़ा जज़ा का सारा दारोमदार होता है। मगर फ़िलहाल तो इस क्लब में लोग फांसे फेंक रहे थे और कुमारबाजी के नशे में मसरूर सज़ा और जज़ा का हर फ़लसफ़ा भुलाकर बस इन लम्हों को जी रहे थे जो इन्हें मुयस्सर थे। मसला तो मुझ जैसों का था जो गुनाह करते वक्त सवाब की तरह कंजूसी कर जाते और कार सवाब भी डर डर कर किसी गुनाह की तरह करते हैं। हम कैसीनो से बाहर निकल रहे थे कि अचानक क्लब में एक हलचल सी मच गई। सभी अमला एकदम चाको चौबंद हो गया और मुहाफ़िज़ों की दौड़ें लग गईं। पता चला कि क्लब का मालिक और रफ़ीक का आका बहरोज़ करीम वहाँ आ चुका है। मैं भी रफ़ीक और बाकी सारे नौकरों के साथ एक जानिब कतार में खड़ा हो गया। बहरोज़ हाल में दाखिल हुआ तो चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। वो ढलती उम्र का एक दीदा ज़ेब शख्स था, मगरबी लिबास में मलबूस, हाथ में हवाना का कीमती सिगार, हीरे से जड़ी हुई टाई पिन और कपलिंग्स, अमरीकी डिज़ाइनर सूट और मैचिंग जूते, आंखों में एक अजीब सी वहशत और उदासी। खोया खोया सा वो शख्स वाकई किसी अजीम सल्तनत का सुल्तान लग रहा था। जैसे दौलत हर किसी को रास नहीं आती, वैसे ही अमीरी भी हर किसी के साथ नहीं जचती। मैंने बहुत से अमीरों को फ़कीरों से बदतर शख्सियत लिए फिरते देखा था, मगर बहरोज़ करीम पर इमारत टूट कर बरसती महसूस हो रही थी। इसके इर्द गिर्द स्टाफ, मैनेजर्स और मुहाफ़िज़ों का एक हजूम था, मगर फिर भी वो क्लब के नौकरों के सलाम का जवाब गंदा पेशानी से देते हुए आगे बढ़ता रहा। रफ़ीक ने मुझे बताया कि जिस रात बहरोज़ अपने किसी होटल या क्लब का दौरा करता था, वो रात वहाँ के अमले के लिए शब बारात बन जाती थी, क्योंकि इस रात इन सब को एक माह की तनख्वाह के बराबर बोनस मिलता था और इस मखसूस क्लब की हर मंजिल पर मौजूद सभी फ़र्द बहरोज़ के मेहमानों के तौर पर भरते जाते थे। इनका हर बिल, हर खर्चा बहरोज़ की तरफ से अदा किया जाता था। बार में जाम के जाम लंढाए जाते और कैसीनो में हर फर्द को हज़ारों रियाल मालियत के टोकन मुफ्त फराहम किए जाते थे। सभी के लिए दावतें आम होती थी। मैं हैरत से रफ़ीक की ये सारी राम कहानी मुँह खोले सुन रहा था कि अचानक बहरोज़ हमारे करीब से गुजरा तो रफ़ीक ने जल्दी से इसे सलाम किया। बहरोज़ ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो रफ़ीक ने मौका गनीमत जानकर तेज़ी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचकर कतार में आगे कर दिया। ये मेरा दोस्त परिजाद है मालिक, कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से आया है यहाँ मजदूरी करने के लिए। इसका सलाम भी कबूल कीजिए। बहरोज़ ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। क्या नाम बताया तुमने? मैं चुप रहा। रफ़ीक ने जल्दी से मेरा नाम दोहराया, परिजाद मालिक। बहरोज़ की मुस्कुराहट गहरी हो गई। खूब, इसे काम न मिले तो फैक्ट्री के मैनेजर मुस्तफ़ा के पास भेज देना। बहरोज़ मुख्तसर सी बात करके आगे बढ़ गया और मैं हैरत से रफ़ीक को देखता रहा। तुम्हारा मालिक तो उर्दू बोल लेता है। रफ़ीक ने हंसकर जवाब दिया, दुबई में सभी अरबी नहीं बोलते। मेरे मालिक हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। तकसीम के बाद इनके माँ बाप यहाँ दुबई में आकर बस गए थे। हम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी नौकरों से वो उर्दू में ही बात करते हैं। क्लब से वापसी पर रफ़ीक मुझे बहरोज़ करीम की कामयाबी की दास्तान सुनाता रहा कि कैसे कामयाबी की सीढ़ियाँ तय करते करते आज वो दुबई के बिज़नेस वर्ल्ड का आसमान का तारा बन चुका है। बहरोज़ करीम की इस अफसानवी कामयाबी से मुतालिक बहुत सी पुरअसरार कहानियाँ भी मशहूर थीं। मसलन ये कि वो अपने दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करता और इसके इस वजीह चेहरे के पीछे एक सफाक शख्स छुपा हुआ है जो अपनी कामयाबी की राह में आने वाली हर शय को तहस नहस कर देता है। रफ़ीक बहरोज़ के बारे में बोलते बोलते अचानक स्टीयरिंग पर हाथ मारकर ज़ोर से हंस पड़ा। देख लो परिजाद प्यारे, तुम्हें जिस नाम से इतनी चिढ़ है, आज वही नाम मेरे मालिक से तुम्हारे तारफ़ का सबब बन गया। वरना बहरोज़ साहब ने आज तक किसी का नाम पलट कर दोबारा नहीं पूछा। वो कहते हैं ना, खुदा ने दुनिया में हर छोटी से छोटी चीज़ का भी कोई मकसद ज़रूर रखा है। तो भाई, मुझे तो तुम्हारे नाम का मकसद आज साफ नज़र आ रहा है।
گھر پہنچنے کے بعد بھی ساری رات میں بہروز کریم کے بارے میں سوچتا رہا۔ کوئی انسان آخر اتنی بے تحاشا دولت کا کیا کرتا ہوگا؟ دولت مندوں کے دن بھی تو ہم غریبوں کی طرح 24 گھنٹے کے ہی ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح سوتے جاگتے ہیں، تو پھر باقی بچے ہوئے چند گھنٹوں کے لیے کس کے پاس قارون کا خزانہ اور کسی کے ہاتھ خالی کشکول کیوں ہوتا ہے؟ اگلے دن رفیق مجھے فیکٹری ایریا میں لے گیا۔ مینیجر مصطفیٰ ایک سخت گیر اور اکڑ مزاج مصری تھا جو سوائے کام کی بات کے دوسری کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے رفیق کو سر سے پیر تک گھورا اور عربی میں کچھ کہا۔ اتنے سالوں میں یہاں رہتے رہتے رفیق کی عربی بھی کافی رواں ہو چکی تھی۔ رفیق نے عربی میں ہی میری طرف اشارہ کر کے کچھ کہا۔ مصطفیٰ نے میرے کاغذات طلب کیے اور 5 منٹ بعد ہی ہم اس کے کمرے سے باہر کھڑے تھے۔ رفیق نے میرے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہا، چل پیارے، تیرا کام تو بن گیا۔ یہ مینیجر تھوڑا ٹیڑھا آدمی ہے مگر ہے مالک کا خاص بندہ۔ اب یہ تمہارے سارے انتظامات یوں چٹکی بجانے میں کر دے گا۔ میں نے اسے مالک کا حکم پہنچا دیا ہے۔ اس دن مجھے ایک اور بات پتہ چلی کہ بہروز کریم کی سلطنت میں تو سینکڑوں ایسی گاڑیاں ہیں جن میں سے ایک رفیق چلاتا ہے۔ خوش قسمتی سے رفیق کچھ عرصے تک بہروز کریم کے ذاتی دفتر کی گاڑی چلاتا رہا تھا، اس لیے بہروز کو رفیق کا چہرہ یاد رہ گیا ہوگا۔ 5 روز بعد مجھے رفیق نے مصطفیٰ کے دستخطوں سے فیکٹری کا ایک حکم نامہ تھما دیا۔ مجھے خاصی معقول تنخواہ پر فیکٹری کی رات کی شفٹ میں کام پر لگا دیا گیا تھا۔ کام کچھ مشکل نہیں تھا، بس لوہے اور دیگر خام مال کا کمپیوٹر میں اندراج کرنا تھا اور سپلائی کے وقت چارٹ بنانا تھا۔ میں رات بھر فیکٹری میں ڈیوٹی دیکھ کر صبح گھر واپس پہنچتا تو رفیق جانے کی تیاری میں ہوتا۔ ہم ایک ساتھ چائے کا ایک ایک کپ حلق سے نیچے انڈیلتے اور میں سونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ جاتا۔ میری راتیں جاگنے اور دن سونے لگے تھے۔ ان دنوں مجھے عجیب سا احساس ہوا کہ رات کو انسان کی شخصیت یکسر بدل جاتی ہے۔ دن کا اجالا ہماری بہت سی اندیکھی صلاحیتوں کو خوابیدہ کر دیتا ہے۔ شام ڈھلنے کے بعد ہم زیادہ رومان پرور، شفاف اور کسی حد تک نڈر بھی ہو جاتے ہیں، یا شاید مختلف شخصیات پر اس دن اور رات کے بھید کا کچھ مختلف اثر ہوتا ہوگا۔ میں فیکٹری میں اپنا کام رات کے پہلے پہر میں بھی مکمل کر لیتا تھا، پھر میں ہوتا اور صحرا کا تاروں بھرا آسمان میرے ساتھ رات بھر باتیں کرتا رہا۔ میں گھر سے آئے ہوئے خطوں کا جواب نہیں دیتا تھا، البتہ ہر ماہ ایک معقول رقم گھر ضرور بھیج دیتا تھا۔ اس رات بھی میں گھر سے آیا ایک اور خط دیکھ رہا تھا کہ فیکٹری کے پچھلے حصے میں کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ میں تیزی سے پیچھے کی جانب لپکا۔ چند پرانے مزدور کچھ لوہے کی پیٹیاں ایک گودام میں سنبھال کر رکھ رہے تھے۔ میں نے ان سے تفصیل پوچھنا چاہی تو فورمین نے مجھے جھڑک دیا، مگر میں خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا۔ میں نے انہیں تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو میں صبح ہوتے ہی مینیجر مصطفیٰ کو اطلاع دے دوں گا۔ اتنے میں پیچھے سے مصطفیٰ کی آواز گونجی، میں یہی ہوں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج تو تمہارا آف تھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم یہ ساری گفتگو انگریزی میں کر رہے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کو وہاں دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ آج واقعی میری چھٹی تھی، مگر ایک ساتھی کے بیمار ہونے کی وجہ سے مجھے اچانک ڈیوٹی پر آنا پڑا۔ میں نے مصطفیٰ کو بتایا کہ شفٹ انچارج کے طور پر میری ڈیوٹی ہے کہ میں ہر چیز کا باقاعدہ اندراج کروں۔ مصطفیٰ نے میری بات لاپرواہی سے ٹال دی۔ ٹھیک ہے، تم نے اپنا فرض پورا کیا، اب تمہارے انچارج کی حیثیت سے میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ تم واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ اور خاموشی سے صبح تک اپنی شفٹ ختم کر کے چپ چاپ واپس گھر چلے جانا۔ مصطفیٰ کی آواز کھردری اور لہجہ بہت سخت تھا۔ میں نے اس وقت ان سب سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی بھی طرح بہروز کریم تک یہ اطلاع ضرور پہنچاؤں گا، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ بہروز ہفتے میں ایک آدھ بار اس فیکٹری کا دورہ بھی کرتا تھا، اور پھر چھٹی رات جب میں نے احاطے کے باہر بہروز کریم کے اسکواڈ کی گاڑیوں کو روکتے دیکھا تو میں تیزی سے ہال کے گیٹ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ مصطفیٰ بھی بہروز کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اسے کام کے بارے میں کچھ تفصیلات بتا رہا تھا۔ مجھے راستے میں کھڑے دیکھ کر مصطفیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جب وہ لوگ راہداری میں میرے قریب سے گزرے تو میں نے اچانک آگے بڑھ کر بہروز کریم کو براہ راست مخاطب کر کے کہا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے جناب۔ بہروز نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔